Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. Guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. Let's start. So our today's topic is agreements expressly declared void. कौन कौन से agreements हैं जिन्हें लॉ ने बोला है void? अगर आप इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप बेसिक और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर सेक्शन 10 में हमने पढ़ी थी, अगर आप वो फुलफिल भी करते हो उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स ये वॉइड क्यों है? इन्होंने लॉ ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है वॉइड, इसलिए ये गिवन है अंडर सेक्शन 26 से लेकर 30 तक। बिगिन। तो फर्स्ट है हमारा अग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड वॉइड जो गिवन है 26 से लेकर 30 तक। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, agreements in restraint of legal proceedings under section 28, agreements ambiguous and uncertain agreements, agreements by way of a waiver। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। agreements in restraint of marriage जो given है under section 26। sections को ना आप रिकॉल करते रहो बार बार। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर जगह सेक्शन लिखो, बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सेक्शंस लिखते हो तो इट इज़ अ बेटर चांस। एक प्रेजेंटेशन होती है एग्जाम्स में तो आपको अच्छा लगेगा, कि टीचर्स को भी अच्छा लगेगा चेक करते वक्त कि बच्चे ने सेक्शन मेंशन किया है। ठीक है, तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो इसकी डेफिनेशन है एन अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, किसी को कुछ काम करने से रोक लेना। ठीक है, तो इस तरह के अग्रीमेंट्स जो 26 से लेकर 30 तक गिवन है तो वो वॉइड होते हैं। तो फर्स्ट इज मैरिज, जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप पर्सन की फ्रीडम को टू मैरी, शादी करने से, या फिर अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की अपनी चॉइस से शादी करने से अगर आप उसके ऊपर रोक लगाते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो ये अग्रीमेंट्स वॉइड है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ माइनर, अगर वो माइनर का केस है, मतलब डेफिनेशन कहती है कि अगर वो माइनर है और आप उसके ऊपर रोक लगा रहे हो तो वो वॉइड नहीं है। तो जो बाकी दोनों केसेस हैं उनके केस में ये अग्रीमेंट वॉइड है। एग्जाम्पल, ए अग्री करते हैं बी से कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा अगर तुमने पी से शादी नहीं की, इफ ही डज नॉट मैरीज पी, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है। अगर जो बी है वो मेजर है, अगर बी मेजर है तो वो वॉइड है, लेकिन अगर बी माइनर है तो वो वॉइड नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शंस भी, एक एक्सेप्शन तो माइनर हो ही गया जो हमारा डेफिनेशन में है कि अगर आप मैरी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एक माइनर को मैरी करने से तो वो अग्रीमेंट वैलिड है। एग्जाम्पल, रीजन समझते हैं पहले। लीगल एज ऑफ मैरिज 18 ईयर्स है। देखो, मैरिज करने की लीगल एज जो लॉ ने दी है वो 18 ईयर्स है, तो माइनर कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स से कम होते हैं। तो पहली बात तो वो मैरिज की लीगल एज में ही फिट नहीं होता। सेकेंड, अंडर सेक्शन 10 जो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स हैं वो कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली इफ अ पर्सन इज अ मेजर, मतलब 18 ईयर्स अबव। तो दोनों ही केसेस हैं कि माइनर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लॉ ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है माइनर को मैरिज करने से, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है ना ही वो शादी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करना कम्प्लीटली वैलिड होगा। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिट्रोथल। बिट्रोथल मतलब होता है इंगेजमेंट, मतलब हमारे यहाँ पे भी ऐसे होते हैं हिंदूज में भी कि हम मैरिज होने से पहले एक एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। तो एंगेजमेंट का मतलब होता है दैट यू आर प्रॉमिसिंग द पर्सन जिससे आप एंगेजमेंट कर रहे हो कि हम आपसे ही शादी करेंगे। लेटर ऑन आप उसी से शादी करते हो जिससे आप एंगेजमेंट करते हो। तो अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिट्रोथल, कि जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जिससे आपने एंगेजमेंट किया, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप किसी और से शादी नहीं कर सकते सिवाय मेरे, क्योंकि आपने मुझसे एंगेजमेंट किया है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में जो बाकी सारी एसेंशियल्स गिवन है अंडर सेक्शन 10 वो भी फुलफिल होनी चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, आपने उससे जोर जबरदस्ती करके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। तो हर चीज़ देखी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिट्रोथल है, आप किसी और को ये इस अग्रीमेंट में आ रहे हो कि आप मुझसे ही शादी करोगे, तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, आप ऐसे चीट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये वैलिड है कि आप मुझसे ही शादी करोगे। लेकिन वो वैलिडेशन कॉन्ट्रैक्ट के अदर एसेंशियल्स को भी फुलफिल करे तभी वो कंप्लीटली वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन मैरी अनदर पर्सन एक्सेप्ट टू मैरी ईच अदर, मतलब वो आपस में ही शादी करेंगे लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वॉइड नहीं होता। ठीक है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड बिजनेस, प्रोडक्ट गुड्स की या प्रोडक्ट्स की खरीद बेच करने पे आप उसके ऊपर रोक लगा रहे हो जो गिवन है सेक्शन 27 में, इस तरह के अग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। एनी अग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन्स एनी पर्सन फ्रॉम कैरिंग एनी लॉफुल प्रोफेशन, तो यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, लॉ ने क्या बोल दिया, लॉफुल,
वो प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। अगर आप किसी को लॉफुल का कुछ काम करने से, जो लॉ ने लॉफुल है, आप उसको रोक रहे हो करने से, तो वो वॉइड है। कोई लॉफुल बिजनेस करने से रोक रहे हो तो भी वो वॉइड है। किसी तरह की ट्रेड करने से रोक रहे हो तो भी वो वॉइड है। ठीक है, इस टू दैट एक्सटेंट का मतलब है कि जिस एक्सटेंट तक वो बिजनेस अगर सही है, जिस एक्सटेंट तक वो बिजनेस सही है, अगर आप तब रोक रहे हो तो वो वॉइड है। लेकिन अगर वो बिजनेस गलत कर रहा है, वो गलत काम में इन्वॉल्व है, तब आप रोक लगा रहे हो तो वो वैलिड होता है। ठीक है, मधुप चांदेर वर्सेस राजकुमार इसका एक केस लॉ है, जहाँ पे ए और बी करके समझते हैं कि इन दोनों के जो ए ने सपोज रिस्ट्रिक्शन लगाई, ए और बी दोनों, ये जो मधुप चांदेर है और राजकुमार है, दोनों एक ही लोकेलिटी में सेम तरह का बिजनेस करते थे। तो राजकुमार ने बोला कि तुम अपना बिजनेस जो है वो बंद कर लो और मैं इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा। लेकिन लेटर ऑन उसने अपना बिजनेस, इस लोकेलिटी में जो बिजनेस कर रहा था वो, तो इसने वो बिजनेस अपना बंद कर लिया, लेकिन वो अपना जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल ही नहीं है। जब लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, इस तरह के अग्रीमेंट्स को वॉइड बोल दिया, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा था कि तुम अपना बिजनेस बंद कर लो, और सिर्फ इस वजह से कि ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। उसका कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना अगर वो बिजनेस बंद कर लेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं एक ही लोकेलिटी में, तो वो उसको बंद करवा रहा है बिजनेस, और सिर्फ उसे 1 लाख रुपए दे रहा है। तो वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड अग्रीमेंट है, इसलिए वो अपना लेटर ऑन ये जो अमाउंट है वो रिकवर करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने इस तरह के अग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेल ऑफ गुडविल, जब हम गुडविल का सेल मतलब होता है बिजनेस आप सेल कर रहे हो, तो उसकी ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड गुडविल होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है, तो उसी चीज़ की तो वैल्यू होती है ना। तो जब आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हो, आपने सेल कर दिया बायर को, तो बायर आपके साथ एक अग्रीमेंट में आ सकता है कि आप जो बिजनेस आपने सेल किया उस तरह का बिजनेस, जिस एरिया में आपका बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो बायर आपके साथ अग्रीमेंट में आ सकता है कि आप इस तरह का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि फिर सेल करने का फायदा क्या हुआ, उसने गुडविल पे करी है, अगर आप फिर से स्टार्ट कर लोगे तो कंपटीशन तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, देयर इज़ नो पॉइंट सेलिंग द बिजनेस ना। तो अगर ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप इस रिस्ट्रिक्शन का कोई और डिसाइसिव मोटिव नहीं है, फ्रॉड मोटिव नहीं है, चीट मोटिव नहीं है, या कुछ ऐसा मोटिव नहीं है विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा बिजनेस सेल करने का जो मोटिव है उसका वो फुलफिल होना, बायर ने अब खरीदा है तो वो भी तो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, इस अग्रीमेंट में आता है कि सेलर के साथ कि आप यहाँ पे बिजनेस अपना खोलोगे नहीं, तो उसके कंपटीशन में, उस बिजनेस की कंपटीशन में, तो वो वैलिड माना जाता है। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो क्रिएशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो इसके अंदर 3 केसेस हैं। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो जब पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में आ सकते हैं कि आप सिर्फ इस पार्टनरशिप फर्म में फोकस करोगे, अपना कोई और बिजनेस नहीं खोलोगे। इसका मोटिव अगर सिर्फ इतना सा है कि उनका पार्टनरशिप फर्म पर ध्यान रहे सारे पार्टनर्स का। देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है, वो अपना बिजनेस उसने खोल लिया है और उसने और भी काम है, तो वो पार्टनरशिप फर्म पे इतना फोकस नहीं दे पाएगा। तो अगर पार्टनर्स का मोटिव है कि सारे पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर काम करें और इसको ग्रो करने में, इसको सर्वाइव करने में हेल्प करें, इसकी तरफ काम करें, तो इट इज़ वैलिड। इस तरह के अग्रीमेंट्स आ सकते हैं कि अगर वो आपस में एक दूसरे पार्टनर्स अग्री करें कि हम कोई और बिजनेस नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म पे फोकस करेंगे, तो ये कंप्लीटली वैलिड होता है। इन केस ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर जाता है फर्म को छोड़कर, तो हम उसको एक अमाउंट ऑफ गुडविल पे करते हैं, हमने अकाउंट्स में पढ़ाई है, गुडविल पे करते हैं हम उसको, उसकी गुडविल जो हम निकालते हैं थ्रू द रेशियो जो उनके बीच में डिवाइडेड होती है, तो हम उसको गुडविल पे करते हैं। तो हम उसके साथ अग्रीमेंट में आ सकते हैं कि हमने आपको गुडविल तो पे करी है ना इसके लिए, तो अब इसके रिटर्न में हम उसको कह सकते हैं कि आप इस तरह का जो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस आप कर रहे हो, इस तरह का बिजनेस आप कुछ लिमिटेड एरिया में जहाँ पे उनकी पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे आप ओपन नहीं करोगे। तो अगर इस तरह का कोई अग्रीमेंट है जो रीजनेबल है, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है या डिसाइसिव नहीं है, तो वो वैलिड होता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में भी सेम चीज़ है कि जब सारे पार्टनर्स डिसॉल्व करते हैं फर्म, तो वो एक अग्रीमेंट में आ सकते हैं कि हम कुछ लिमिटेड एरिया में ये जो बिजनेस है हम ये स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह का अग्रीमेंट भी वैलिड होता है। रिस्ट्रेन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, किसके अंडर होती है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, कि जब एक एम्प्लॉयर के अंडर एक एम्प्लॉय काम करता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर के पास राइट होता है कि वो
एम्प्लॉय के ऊपर उसका राइट होता है कि वो जो सर्व कर रहा है वो सिर्फ मेरे अंडर सर्व करे, वो किसी और एम्प्लॉयर के अंडर सर्व ना करे। तो वो अगर इस तरह के अग्रीमेंट्स में आते हैं कि आप 3 साल तक सिर्फ मेरे अंडर काम करोगे, तो वो कम्प्लीटली वैलिड होता है। ट्रेड कॉम्बिनेशन, जब ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स आपस में कंबाइन होते हैं टू रिड्यूस कंपटीशन अमंग देमसेल्स, आपस में वो इसलिए कंबाइन हुए कि ताकि उन दोनों के बीच का जो कंपटीशन था वो कम हो जाए, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और इनका कोई और डिसाइसिव मोटिव नहीं है एंड अग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो इस तरह के अग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। सोलस अग्रीमेंट्स में जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सपोज हम शूज़ कह लेते हैं, एक लोकेलिटी में सपोज NIT फरीदाबाद की बात करते हैं, तो NIT फरीदाबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट है शूज़ का और एक रिटेलर है, उसी ब्रांड को वो सेल करता है, सपोज नाइकी। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर सिर्फ उस पर्टिकुलर रिटेलर को ही अपने प्रोडक्ट सेल करता है और वो जो रिटेलर है वो सिर्फ इसी एक मैन्युफैक्चरर से अपने प्रोडक्ट्स लेता है, तो वो दोनों सिर्फ आपस में ही डील करते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं सोलस अग्रीमेंट्स। लेकिन इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव अगर सिर्फ मोनोपोलाइज करना है तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, लेकिन इनका मोटिव मोनोपोलाइज करना नहीं है तो वो वैलिड होता है। ठीक है, बस इतना सही चीज़ था इसमें। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब कोर्ट में सूट फाइल करने से रोकते हो या कोई केस जस्टिसेबल कॉज पे अगर आप वो कोई केस फाइल करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर रोक लगाते हो, तो वो कम्प्लीटली वॉइड होता है अंडर सेक्शन 28। एंड डेफिनेशन क्या है? एन अग्रीमेंट दैट कम्प्लीटली रिस्ट्रेन्स, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, कंप्लीट रिस्ट्रेनमेंट है, कंप्लीटली रिस्ट्रेन्स एनी पर्सन फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स। कौन से राइट्स? जो लीगल राइट्स उसको मिले कि आप केस में जाके सूट फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके, और टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और विच इम्पोजेस अ टाइम लिमिट, आप उसके ऊपर एक टाइम लिमिट इम्पोज कर देते हो कि इतने टाइम तक कि तू अपना केस फाइल कर सकता है, अगर करना है तो इसके बाद नहीं कर सकता, अगर तू इसके बाद करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब आप उसके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल देते हो। तो विद इन विच अ राइट कैन बी इन्फोर्स सच एन अग्रीमेंट इज कम्प्लीटली वॉइड अंडर सेक्शन 28। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज कंप्लीट रिस्ट्रेनमेंट एंड सेकेंड इज इम्पोजिंग अ टाइम लिमिट। आप उसके ऊपर रिस्ट्रेन लगा रहे हो कि वो जा ही नहीं सकता कोर्ट में, और सेकेंड आप उसके ऊपर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहे कि तू कोर्ट में जा ही नहीं सकता, पर आप उसको ये बोल रहे हो कि सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, अगर तुझे कुछ एक्शन लेना है तो इन 3 मंथ्स में ले ले, उसके बाद मत लियो। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो दोनों वॉइड हैं अंडर सेक्शन 28। फर्स्ट केस लो है तपस मजूमदार वर्सेस प्रणब दास गुप्ता। यहाँ पे क्या था कि एक क्लब था, उस क्लब में इलेक्शंस होते थे एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ के लिए, और उस क्लब का एक रूल था कि कोई भी अगर क्लब के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई उसको केस फाइल करना है, अगर करना चाहता है कोई अगर इसके अगेंस्ट, क्लब के अगेंस्ट, तो हम उसके कोई भी मेंबर क्लब का, तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। मतलब रूल ये था कि कोई भी क्लब के अगेंस्ट, ना ही क्लब के अगेंस्ट ना ही क्लब के इलेक्शंस के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर देगा तो हम उनके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे, क्लब का रूल ये था। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया था कोर्ट ने दैट कि इस तरह के अगर अपने रूल्स हैं जो किसी को जस्टिसेबल कॉज पे अगर कोई कोर्ट में अपीयर होना चाहता है, आप उसके ऊपर जो रोक लगाते हो तो वो कम्प्लीटली वॉइड है। तो यहाँ से शुरू हुआ था कि इस तरह के रूल्स आप अगर लगा रहे हो जहाँ पे आप किसी के कोर्ट में अपीयर होने के राइट के ऊपर आप उसके ऊपर रोक लगा रहे हो, तो वो कम्प्लीटली वॉइड होते हैं, इस तरह के अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, इस तरह के रूल्स वॉइड होते हैं। सेकेंड केस लॉ है हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट था जहाँ पे ये था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या किसी तरह का और कोई डिस्प्यूट होता है, तो दोनों पार्टीज बॉम्बे कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकती हैं और केस भी लड़ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो गैमन लिमिटेड है ये वाराणसी कोर्ट में जाके सूट फाइल करती है। तो जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर कोई ब्रीच हो, तो आप बॉम्बे कोर्ट में जाकर सूट फाइल करोगे, और फिर भी आपने वाराणसी कोर्ट में जाके सूट फाइल किया, तो जो जुरिस्डिक्शन मेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट में, आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे अग्री किया था, तो अब आप वाराणसी कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकते। तो वो कम्प्लीटली वैलिड माना गया था कि अगर आप वाराणसी कोर्ट में जाके करोगे तो वी वोंट टेक एनी हीड टू दैट, तो इसलिए ये वैलिड माना गया था। तो अगर आपके
दोनों अग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि आप किस एरिया में किस जगह पे जाके सूट फाइल कर सकते हो और आपने उन पे अग्री किया है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइम लिमिट के ऊपर। टाइम लिमिट की बात भी की थी, तो एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज विच स्टेट्स अ स्मॉलर टाइम लिमिट दैन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। तो क्या होता है कि अगर जैसे इंडियन लिमिटेशन एक्ट में ना कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कि आप कितने टाइम के अंदर, मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर अपने कोर्ट में अपीयर होने के राइट को इन्फोर्स कर सकते हो, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम मेंशन्ड है। लेकिन आपने अपने अग्रीमेंट में स्टेट किया हुआ एक स्मॉलर टाइम लिमिट दैन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। ठीक है, तो वो अब मतलब आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, उसका एक छोटा टाइम पीरियड आपने मेंशन किया हुआ है कि विद इन 1 ईयर ही आप जा सकते हो, तो सच एन अग्रीमेंट शैल स्टैंड वॉइड अंडर सेक्शन 28। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड है लिमिटेशन एक्ट में वो 3 ईयर्स है, कि मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्लेंटिफ है, मतलब जिस पार्टी को लॉस हुआ है, जिस पार्टी ने सफ़र किया है, वो 3 ईयर्स के अंदर अंदर कोर्ट में अपीयर हो सकता है। ये लिमिटेशन एक्ट में स्पेसिफाइड है टाइम लिमिट। ठीक है, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट में ये लिखा था कि दैट प्रोहिबिट्स, लेकिन अग्रीमेंट में ये आया कि दैट जो पार्टी है, दूसरी पार्टी जिसने ब्रीच किया है, ही इज प्रोहिबिटिंग द अदर पार्टी टू टेक एन एक्शन आफ्टर 1 ईयर। मतलब वो कह रहा है कि इन केस ऑफ ब्रीच तुम 1 ईयर के बाद नहीं जा सकते, तो सच अग्रीमेंट्स आर बिकम वॉइड, क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट में टाइम लिमिट गिवन थी वो 3 ईयर्स गिवन थी। ठीक है, तो आप उसके ऊपर इस तरह की टाइम लिमिट का नहीं डाल सकते रिस्ट्रिक्शन, जो लिमिटेशन एक्ट में गिवन है उससे कम टाइम लिमिट की आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 साल का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन अग्रीमेंट्स। हमने कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स में भी पढ़ा था कि जब आप किसी के साथ अग्रीमेंट में होते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं या जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए और कम्प्लीटली सर्टेन होना चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब उसका एक डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए जो आप पढ़कर एकदम रिकॉल कर सकते हो कि हाँ इसका ये मीनिंग होता है, उसके और 2-3 मीनिंग नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत वेग बना देते हैं। ठीक है, तो एम्बिगुअस होना चाहिए, और एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं अंडर सेक्शन 29। डेफिनेशन में क्या है, एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, जिसका अग्रीमेंट ऐसा जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है या विच इज़ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, सच एन अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, जिसको ना ही सर्टेन है, जिसका और ना ही आप उसको सर्टेन कर सकते हो, मतलब आप उसकी मीनिंग भी अगर ड्रॉ करते हो उस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस का, तब भी आप उसकी मीनिंग को सर्टेन नहीं बना सकते, तो सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड। एग्जाम्पल है कि ए अग्रीज टू सेल हिज सिल्वर कार स्टैंडिंग इन गराज फॉर ₹1,00,000। ए बोलता है कि मैं आपको अपनी सिल्वर कार सेल करना चाहता हूँ, बी को बोलता है कि मैं आपको अपनी सिल्वर कार सेल करना चाहता हूँ जो मेरे गैरेज में खड़ी है फॉर ₹1,00,000। बट उसके गैरेज में 2 सिल्वर कार्स हैं, तो अब उसने बताया ही नहीं कि कौन सी सिल्वर कार वो बेचना चाहता है बी को, तो इस तरह के अग्रीमेंट्स वॉइड हैं, क्योंकि ड्यू टू द नॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ विच कार, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सी कार बेचना चाहता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे ऑयल का एग्जाम्पल दिया था कि A agrees with B to sell 100 tons of oil at ₹50 per ton। ठीक है, तो वहाँ पे उसने बताया ही नहीं कि वो कौन सा ऑयल उसको सेल करना चाहता है, उसने स्पेसिफाई ही नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पे वो वॉइड हो जाता है अग्रीमेंट। लेकिन अगर कोई डीलर है वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही डील करता है और फिर वो कहता है कि ठीक है आई अग्री टू सेल यू 10 tons ऑफ ऑयल एट so and so रुपीज़, तो वहाँ पे वो अग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि जब वो मस्टर्ड ऑयल में डील करता है तो ऑब्वियसली वो मस्टर्ड ऑयल ही देगा, उसने प्राइस भी बता दिया आपको, क्वांटिटी भी बता दी आपको, तो जो ऑयल है वो तो इट इज़, मतलब आप उसको सिचुएशन से ही समझ सकते हो कि जब वो मस्टर्ड ऑयल में डील करते हैं तो वो मस्टर्ड ऑयल ही सेल करेगा, तो वो अग्रीमेंट वैलिड होता है। लेकिन जहाँ पे वो बहुत सारे ऑयल्स में डील करता है फिर भी उसने अपने अग्रीमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया कि विच ऑयल, तो वो वॉइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे उसने अपने कार, उसके पास 2 सिल्वर कार्स हैं, तो उसको अग्रीमेंट में स्पेसिफाई करना होगा कि उसको अपनी कौन सी कार बेचनी है, i20 बेचनी है या i10 बेचनी है, तो वो उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसलिए ये अनसर्टन हो जाता है और इसलिए अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेगर। वेगर कौन होता है, जो वेगरिंग अग्रीमेंट्स में आता है। अब जो वेगरिंग अग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड है, किसके अंडर वॉइड है, सेक्शन 30 के अंडर वॉइड है। वेगरिंग अग्रीमेंट्स क्या होती हैं, वेगरिंग अग्रीमेंट्स जो होती है ना वो
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब इनकी कोई डेफिनेशन स्पेसिफाइड नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला हुआ है कि जो वेगनिंग एग्रीमेंट्स होती हैं वो वॉइड होती हैं। सेकंड चीज़ ये बोली हुई है कि जो भी पार्टीज वेगनिंग एग्रीमेंट्स के अंडर आती हैं वो अपने राइट को, कोर्ट में अपीयर होने के राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकती, ये अनइन्फोर्सेबल है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है या अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि मैं इस वेगनिंग एग्रीमेंट में था और मैं इस एग्रीमेंट में था, ये एग्रीमेंट वेगनिंग एग्रीमेंट डिक्लेयर हो जाती है, तो आप उस केस में अपने अमाउंट को रिकवर नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे लॉटरी का केस है, जैसे यहाँ पे हुआ था BR एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो यहाँ पे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो जहाँ पे डिक्लेयर हुआ था कि अगर इवन इफ स्टेट भी लॉटरीज निकालता है तो वो भी वेगनिंग एग्रीमेंट के अंडर ही आता है, और अगर वहाँ पे आपको लॉस होता है तो उस केस में आप अपने अमाउंट को रिकवर नहीं करवा सकते। इवन इफ यू सफर आउट ऑफ अ वेगनिंग एग्रीमेंट, तो आप अपने लॉस को, अमाउंट को रिकवर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो लॉटरीज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वेगनिंग एग्रीमेंट का। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वेगनिंग एग्रीमेंट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो अग्रीमेंट तो था लेकिन वो वेगनिंग एग्रीमेंट कैसे था, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे दोनों पार्टीज का ऑपोजिट व्यू होता है किसी चीज के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं कि ए बोलते हैं, कैसे पता चलेगा ऑपोजिट व्यू? ए सेज कि आज बारिश होगी, लेकिन बी कहता है कि आज बारिश नहीं होगी, तो ये एक वेगनिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, अगर ए जीतता है तो बी उसको 50 रुपए देगा, और अगर बी जीतता है तो ए उसको 50 रुपए देगा। अब ये अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपोजिट व्यू में रिगार्डिंग एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट कौन सा होता है? जो फ्यूचर में होगा और उसके कुछ होने या ना होने का कुछ नहीं पता हमें, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन है बहुत। अब रिजल्ट है हमारा अनसर्टेन है, हमारा कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, हमें नहीं पता। कभी कभी होता है कि हमारे यहाँ पे 92 आएंगे बट हमने 70 स्कोर किए, दैट इज अनसर्टेन। तो यहाँ पे भी रेन, बारिश होने अनसर्टेन है, कभी कभी इतने बादल घिरे होते हैं लेकिन फिर भी बारिश नहीं आती, तो दिस इज एन अनसर्टेन इवेंट जिसका फ्यूचर में होना है और उसको कुछ अता पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। और दोनों का ऑपोजिट व्यू है, एक कह रहा है कि बारिश होगी और एक कह रहा है बारिश नहीं होगी। ऑपोजिट व्यूज हो गए, अनसर्टेन इवेंट हो गया क्योंकि वो बारिश आगे होने वाली है। ठीक है, देयर आर चांसेस ऑफ गेन और लॉस टू द पार्टीज। लॉस और गेन कैसे होगा कि अगर ए जीता तो उसको 50 रुपये मिलेंगे तो बी का लॉस हुआ, और बी जीता तो बी को 50 रुपये मिलेंगे तो ए का लॉस हुआ। तो यहाँ पे विन और लूज सिचुएशन होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन भी नहीं चलेगी और लूज लूज सिचुएशन भी नहीं चलेगी। तो वेगनिंग एग्रीमेंट कब होगी? जब दोनों पार्टीज विन और लूज की सिचुएशन में हो, कोई एक तो जीतेगा और कोई एक तो हारेगा ही हारेगा। तो इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। द पार्टीज हैव नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग इन बेट। तो दोनों पार्टीज का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ जीतने का इंटरेस्ट है, मतलब उनको सिर्फ जीतना है, कैसे भी जीते, वो उनको जीतने का इंटरेस्ट है, उनको एक हारेगा और एक जीतेगा, इस तरह का इंटरेस्ट है इसमें, और कोई उनका कोई और इंटेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के अग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं वेगनिंग अग्रीमेंट्स। That's all for today. I hope you like my video and do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.